विजयपुर नामक गांव में धीरज नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, जो एक कंपनी में मजदूरी किया करता था। उसके साथ कई अन्य मजदूर भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है। मानो चाहे ना मानो हल्कू भैया, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज अगर कोई है तो वो कलम है। देखो ना, हम सभी मजदूर दिन भर मेहनत किया करते हैं, फिर भी यहाँ का मैनेजर सुलोचन हमसे 10 गुना अधिक पैसे कमाता है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कलम की ताकत का। तुम भी तो बुद्धिमान हो धीरज भैया, फिर किसी बड़ी कंपनी में मैनेजरी के लिए हाथ पैर क्यों नहीं मारते? कोशिश तो किया था भैया, लेकिन मेरे पास दुनिया के चाल ढाल को देखकर प्राप्त किया गया कसरती दिमाग है, जो हर समस्या का हल निकाल सकता है। लेकिन कंपनी वाले को ऐसे दिमाग वाले नहीं, बल्कि बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग चाहिए। इसलिए आज मैं आपके साथ यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ। तभी उस कंपनी का मैनेजर सुलोचन गुस्से में तमतमाया हुआ आता है। ए जाहिलों, यहाँ पर गप्पे मत लड़ाओ और चुपचाप काम करो, नहीं तो मैं तुम लोगों की तनख्वाह काट लूंगा। धीरज गिड़गिड़ाते हुए बोला, सारा काम हो गया है साहब, हमें 2 घड़ी की फुर्सत मिली तो सोचा अपना दुख सुख बांट ले। सुलोचन गुस्से से गरजते हुए बोला, एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान लड़ाता है। अब तो तेरी तनख्वाह मैं जरूर काटूंगा। तुम जैसे छोटे मोटे मजदूरों की जान पैसे में बसती है। एक महीना पैसे के अभाव में तड़पोगे तो आगे से इस कंपनी के मैनेजर सुलोचन से आंख मिलाने से पहले 100 बार सोचोगे। सुलोचन ये कहकर वहां से चला जाता है। धीरज मन ही मन पछताता है कि उसने क्यों घमंडी सुलोचन को कुछ बोला। ई का हो गवा भैया, सुबह सुबह लक्ष्मी माता हमसे रूठ गई। इस ससुरी हमरी जुबान न जाने हमरे काबू में क्यों नहीं रहती। सुलोचन को अपने कलम की ताकत का घमंड हो गया है भैया। वो तो हमसे 20 गुना अधिक कमाता है, इसलिए उसे ये एहसास नहीं कि दिन रात मेहनत कर कर हम लोग जो कुछ कमाते हैं उसमें से 1 पैसा भी कोई काट लेता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे शरीर से खाल खींच ली हो। महीने की आखिरी तारीख आ जाती है। सुलोचन मैनेजर सभी मजदूरों की आधी तनख्वाह काट कर उन्हें दे देता है, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने धीरज का साथ दिया था। ये लो मेरे प्यारे मजदूरों, इस महीने किया हुआ अपने कर्मों का फल पकड़ो। आधी तनख्वाह पाकर सभी मजदूर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन नौकरी चले जाने के डर से वे कभी भी सुलोचन से कुछ नहीं बोलते। धीरज भी हताश निराश अपने घर आता है, जहां उसकी पत्नी मंजुला उससे बोलती है, ये क्या है जी, आपकी तनख्वाह पहले ही बहुत कम थी, ऊपर से इस बार आप आधी तनख्वाह कटवा कर भी आ गए। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। उस दुष्ट मैनेजर सुलोचन को अपने पद और पैसे का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। एक दिन मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। कंपनी दूर होने के कारण सभी मजदूर बस से भाड़ा लगाकर कंपनी में जाते थे, लेकिन पैसे ना होने के कारण उन्होंने फैसला किया कि वे अब पैदल ही कंपनी में जाएंगे। हक्कू का तो पैदल चलने से बुरा हाल हो गया था। वे हांफते हुए बोला, बस धीरज भैया बस, अब मैं 1 कदम भी और नहीं चल सकता। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके किए की सजा हम सभी को भुगतनी पड़ रही है। क्या जरूरत थी उस सुलोचन से बेवजह जुबान लड़ाने की। मुझे माफ कर दो भैया, अगर ये गलती मैंने की है तो इसका सुधार भी मैं ही करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। उस दिन सभी मजदूर कंपनी में देर से पहुंचते हैं, जिसे देख सुलोचन बहुत गुस्सा होता है और उन्हें दोपहर में लंच करने नहीं देता। सभी मजदूर इसका ठीकरा धीरज पर फोड़ते हैं और उसे दुनिया भर की जली कटी सुनाते हैं। धीरज चुपचाप सब सुनता रहता है। घर आने पर उसकी पत्नी मंजुला बोलती है,
घर का सारा राशन खत्म हो गया है जी, आप जाकर बाजार से राशन लेते आइए। धीरज दुखी स्वर में बोला। मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है मंजुला, राशन मैं कहाँ से लाऊंगा। तभी मंजुला की नजर घर के रखे एक पुराने स्कूटर पर पड़ी जो बिल्कुल कबाड़ हो गई थी। वह खुशी से चीखते हुए धीरज से बोली, ये स्कूटर कबाड़ हो गया है जी, आप इसे बेचकर राशन लेते आइए ना। धीरज अपने पुश्तैनी स्कूटर को देखता है और मंजुला से कहता है, नहीं नहीं, ये स्कूटर मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। उन्होंने ट्रॉली चलाकर जैसे तैसे लक्ष्मी मंदिर में मेरी घूमने की इच्छा पूरी करने के लिए ये स्कूटर लिया था। इसे मैं नहीं बेच सकता। ठीक है, तो आप अपने कबाड़ स्कूटर के प्यार में रोते रहिए। अपनी भूखी पत्नी का तो आपको ख्याल ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने मायके, बाय बाय। मंजुला मायके जाने के लिए उठकर अपने सामान को पैक करने लगती है। तभी धीरज को एक आइडिया आता है। वह मंजुला को रोक कर बोलता है, अरे मंजुला देवी, तुम्हें पता है हमारे गांव के लक्ष्मी मंदिर के पास एक अन्नपूर्णा मंदिर है जहां रोज भंडारा होता है। चलो वहीं खाने चलते हैं। मंजुला को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वे मायके जाने का विचार छोड़ धीरज के साथ खाना खाने चल देती है। आहा हा, कितना स्वादिष्ट खाना है। वही चावल, वही आटा, वही दाल, वही पानी जो हम अपने घर में खाते पीते हैं, उसका स्वाद दूसरा होता है और देवी माँ के मंदिर में चढ़ते ही उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। आज तो मजा ही आ गया। तभी धीरज के दिमाग में एक आइडिया आया और वह हंसी खुशी अपने घर आकर रात से उस आइडिया को हकीकत में बदलने में जुट गया। इतनी रात को आप अपने पिताजी के कबाड़ स्कूटर और ट्रॉली के साथ क्या कर रहे हो जी? ट्रॉली रेल बना रहा हूँ। क्या कहा? ट्रॉली रेल? ये क्या भला है? धीरज मुस्कुराते हुए बोला, देखो, मैं इस ट्रॉली में इस स्कूटर के मोटर को जोड़ दूंगा और उसके पीछे एक और चौकी जोड़ दूंगा जिससे मेरी ट्रॉली रेल बनकर तैयार हो जाएगी। फिर हमारे मजदूर साथियों को कंपनी में पैदल जाने की जरूरत नहीं होगी। वो सभी इस ट्रॉली रेल पर बैठकर आराम से टाइम पर कंपनी में पहुंच सकते हैं। अगले दिन सभी मजदूर धीरज की ट्रॉली रेल पर बैठकर कंपनी की ओर बढ़ने लगे। सारे गांव वासी उन्हें हैरान होकर देर तक निहारते रहते। यह सब उन्हें किसी सपने जैसा लगता था। वाह 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 धीरज भैया, इस ट्रॉली रेल पर बैठकर तो हमें इतना मजा आ रहा है जितना कि असली ट्रेन पर भी बैठकर नहीं आया था। सारे गांव वासी तो हमका ऐसन देखत है जैसे कि हम कोई बड़ा हीरो होई। वो सभी सिर्फ तुम्हें ही नहीं देख रहे हैं हल्कू, बल्कि हम सबको भी देख रहे हैं। अपने आप को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हर जगह धीरज के ट्रॉली रेल की चर्चा होने लगी। एक दिन कंपनी का मालिक अमीर चंद गांव में आता है। वह धीरज की ट्रॉली रेल को देखकर बहुत खुश होता है और धीरज से बोलता है, वाह धीरज वाह, तुमने हमारी कंपनी का नाम रोशन कर दिया है। तुम्हारे इस आविष्कार की चर्चा सारे न्यूज़ चैनल में दिन रात हो रही है, जिससे हमारी कंपनी का शेयर 100 गुना बढ़ गया है। और कल तक मेरी जो कंपनी दिवालिया होने वाली थी वो आज करोड़ों कमा रही है। इसीलिए मैं उस आलसी और कम अक्ल मैनेजर की जगह आज से तुम्हें अपने कंपनी का मैनेजर घोषित करता हूँ। धीरज ये सुन खुशी से फूले नहीं समाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े साहब। आखिरकार आपने मेरी प्रतिभा को परख कर मुझ जैसे कसरती दिमाग वाले को उसका उचित इनाम दे ही दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज सहित कंपनी के सभी मजदूरों को सारा देश जान गया था, इसलिए अमीर चंद ने उन सभी को अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया। वे सभी मजदूर अब खूब पैसा कमाते, वहीं घमंडी सुलोचन किसी नौकरी की तलाश में दर दर भटकता रहता। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है।
तो ये कहानी की सीख हमें तो यही सिखा दी है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कहानी कैसी लगी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।